हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायो इथेनॉल प्लांट, बायो रिफाइनरी एंड बायोफ्यूल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का पहला और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का भी पहला बैम्बू बेस्ड 2G बायो इथेनॉल प्लांट है, जिसको इनॉग्रेट कर दिया गया है 14 सितंबर 2025 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असम कोलाघाट की नुमलीगढ़ बायो रिफाइनरी में। फ्रेंड्स, लेट्स नो अबाउट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बायो इथेनॉल प्लांट टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमारी इंडस्ट्रीज़ में एंड ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी फ्यूल यूज़ हो रहा है वो मोस्टली फॉसिल फ्यूल ही यूज़ हो रहा है, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सो इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू दिस टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज़ पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, हमारी जीडीपी का काफ़ी सारा पैसा जो है वो फॉरेन कंट्री से पेट्रोलियम इंपोर्ट करने में चला जाता है। सो दिस प्लांट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल ऑल्सो। मेजर स्टेप टूवर्ड्स एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी एंड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। इस प्लांट के लगने से जो है इंडिया एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनेगा एंड इट विल बी अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। फ्रेंड्स, जितने हमारे 17 जो SDGs हैं उसका गोल नंबर 7 क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है। सो अगर ये बायोइथेनॉल प्लांट हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश हुआ है, सो वी विल अचीव दिस गोल ऑल्सो टू reduce carbon emission and support India's target of blending 20% ethanol in petrol by 2030। इस बायोइथेनॉल प्लांट के लगने से जो है हम कार्बन इमिशन को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि जो ये बायोइथेनॉल होता है इसको जो है पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है एंड इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि हम 20% इथेनॉल को बाय 2030 जो है वो पेट्रोल में ब्लेंडिंग के साथ यूज़ करेंगे। बट फ्रेंड्स, इंडिया ने अपने इस गोल को 5 ईयर अहेड ही अचीव कर लिया है। दैट इज़ मतलब कि हमने 2025 में ही अपने इस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल को अचीव कर लिया है। नाउ, बैम्बू प्रोडक्शन इन इंडिया एंड बैम्बू सप्लाई चेन। फ्रेंड्स, जो ये बायोइथेनॉल प्लांट जो कि बैम्बू बेस्ड है, ये हमने असम में और अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एस्टेब्लिश किया है। तो मतलब कि इसके लिए हमें एक प्रॉपर हमारी कंट्री में बैम्बू प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर बैम्बू सप्लाई भी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी बैम्बू की 2 वैरायटीज़ हैं, बाल्को एंड टुल्डा वैरायटीज़, जो मोस्टली जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही इंडिया के पाई जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बाल्को एंड टुल्डा वैरायटीज़ हैं, ये इसमें जो है हाई सेलुलोज कंटेंट होते हैं। और ये दोनों वैरायटीज़ जबकि अपने 3.5 ईयर्स की होती है, उसी समय जो है ये हाई मतलब हाई प्रोडक्शन जो है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सही रहती है। मतलब एट द एज ऑफ 3.5 ईयर्स में ये टूल्डा एंड बाल्को जो वैरायटीज़ हैं ये यूज़ हो जाती हैं बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, वो 60 to 65% ऑफ इंडिया की बैम्बू प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और जो असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो ये इस प्लांट को अब जो है एनुअली 5 लाख टन ऑफ बैम्बू जो है एनुअली प्रोवाइड करवाएंगी। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे जो है हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं वहाँ के और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो भी बेनिफिट होंगी। मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी बैम्बू प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे आगे है। और ये जो इस प्लांट के लिए ईजिली जो है वो जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है बैम्बू की 5 लाख टन एनुअली ईजिली ये स्टेट्स जो है इसको प्रोवाइड करेगी, और यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी वहाँ से बेनिफिट होगा। नाउ, ये बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट है, इसको किसने एस्टेब्लिश किया है, किसका जॉइंट वेंचर रहा होगा? सो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड फिनलैंड्स फॉर्टम एंड चेम्पोलिस ओवाई। ठीक है, तो इंडिया की जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है और एक फिनलैंड की कंपनी है, उन दोनों के जॉइंट वेंचर से इस रिफाइनरी को लगाया गया है। नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ दिस बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल होता क्या है? इट इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल मेड बाय फर्मेंटिंग बायोमास। ये एक तरह का रिन्यूएबल फ्यूल है जिसको कि बायोमास जो होता है उसको फर्मेंट करके प्रोड्यूस किया जाता है। बायोमास में हमारे पास आ जाते हैं शुगर केन आ जाता है, कॉर्न आ जाता है, शुगर बीट आ जाते हैं एंड अदर जितने भी प्लांट मटेरियल हैं वो सारे ही बायोमास में काउंट होते हैं। तो इसकी फर्मेंटेशन की जाती है और उससे जो है ये बायोइथेनॉल
प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका यूज़ जो है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको हम क्या करते हैं पेट्रोल में एज अ एडिटिव और ब्लेंडिंग करके यूज़ करते हैं, जिससे कि कार्बन इमिशन भी कम होता है और जो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ बायो रिफाइनरी। बायो रिफाइनरी कहाँ पर होती है? बायो रिफाइनरी ही तो वो जगह है, मतलब ये एक तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पर जो है बायोमास को कन्वर्ट किया जाता है बायोकेमिकल्स में, बायोफ्यूल्स में एंड बायो एनर्जी में एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स में। अब जानते हैं कि इंडिया में इस समय कितनी बायो रिफाइनरीज हैं। फ्रेंड्स, अगर इंडिया में बायो रिफाइनरीज की बात करें तो कमर्शियल स्केल पर इस समय इंडिया में एक 2G इथेनॉल प्लांट जो है वो पानीपत हरियाणा में है, और एक नुमलीगढ़ आसाम में जो है ये जो बायो रिफाइनरी है ये तो अब फंक्शनल हो ही गई है। इसके अलावा अपकमिंग 2 बायो रिफाइनरीज हैं हमारे पास, एक बठिंडा पंजाब में है और एक बारगढ़ उड़ीसा में है। नेक्स्ट कम्स अबाउट बायोफ्यूल। फ्रेंड्स, हमने जो ये बायोथेनॉल प्लांट लगा लिया है, बायो रिफाइनरी भी हमारे पास एस्टेब्लिश हो गई है, बैम्बू का भी सारा अरेंजमेंट हो गया है। नाउ लेट्स नो अबाउट दिस बायोफ्यूल। जो मेन फ्यूल है ये क्या होता है और इसकी क्या क्या बायोफ्यूल क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर की जाती है। बायोफ्यूल जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है इसके फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी पर की जाती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में हमारे पास आते हैं फूड क्रॉप्स आती हैं, लाइक शुगर केन आता है, वीट आती है, सोयाबीन आते हैं, ऑयल, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, पाम ऑयल एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, इसमें फूड क्रॉप को पहले फर्मेंट किया जाता है जिससे कि इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, और जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उसकी ट्रांस एस्टेरिफिकेशन करके जो है बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स यही है कि ये जो फूड क्रॉप्स हैं ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, और इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या हो सकती हैं? क्योंकि ये एक फूड क्रॉप है फ्रेंड्स, ये एक फूड क्रॉप है और आने नियर फ्यूचर में जो है फूड और फ्यूल के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसी को ही फूड क्रॉप्स को ही एज अ फ्यूल बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो नियर फ्यूचर में हमारे फूड और फ्यूल के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, और इसके लिए हाई वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड हाई लैंड भी इसमें काफ़ी सारा यूज़ होता है। नेक्स्ट कम इज सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं उसमें क्रॉप रेजिड्यू का यूज़ किया जाता है। क्रॉप रेजिड्यू में हमारे पास आ जाते हैं वीट स्ट्रॉ आ जाते हैं, राइस हस्क आ जाता है, फॉरेस्ट रेजिड्यू लाइक बैम्बो यूज़ होते हैं, एंड नॉन एडिबल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। नॉन एडिबल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि इसमें सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट की जाती है, हाइड्रोलिसिस की जाती है, फर्मेंटेशन होती है एंड बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है बायोडीजल में। इसके बेनिफिट्स क्या 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 हैं? इसके बेनिफिट्स है कि इसमें नो फूड एंड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें फूड और फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, यूज़ ऑफ बायोमास नहीं होता है, जिससे कि यूज़ ऑफ वेस्ट बायोमास, सॉरी, इसमें यूज़ ऑफ वेस्ट बायोमास का किया जाता है जिससे कि पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है और ये इजीली अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने देखा है पंजाब हरियाणा में जब फसल कटाई होती है, धान और गेहूं की जब फसल कटाई होती है उसके बाद जो भी पराली जो होती है उसको पहले जलाया जाता था, पर अब हम इसका यूज़ जो है वो इस इथेनॉल प्लांट में कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा और ये इजीली अवेलेबल भी होता है। इसका एक लिमिटेशन है फ्रेंड्स इसकी, कि इसको जो है इसका पहले प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नाउ कम्स थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में हमारे पास एल्गी आते हैं एंड कल्चर ऑर्गेनिज्म आते हैं, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं। इसके लिए हमें एल्गी को कल्टीवेट करना पड़ता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है एंड देन उसको कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में एंड बायोडीजल में। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसमें थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें मोर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर होता है और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है, एंड इसमें लैंड का भी कोई इशू नहीं है और फूड कॉन्फ्लिक्ट्स होने के भी कोई चांसेस नहीं है। बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है और अभी अंडर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी अंडर प्रोसेसिंग ही ये चला है। अनदर कम्स इज फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स।
फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स तो हाईली मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड एल्गी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप्स का इसमें यूज़ होता है। सोलर बेस्ड बायोफ्यूल्स का यूज़ होता है। हाईली एडवांस बायोटेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी करना पड़ता है। ये काफ़ी इसके बेनिफिट्स भी हैं, ये सस्टेनेबल भी है, बट इसका यही है कि ये अभी एक तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और दूसरा ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में चला है। मतलब ये अभी तक अभी हमारे इंडिया में इसका अभी कोई भी स्कोप नहीं माना जा रहा है। नाउ फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने बात की है, बार बार एक शब्द का यूज़ किया है, वो है फर्मेंटेशन। तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? इट इज़ एन एनारोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, ये एक तरह का एनएरोबिक का मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस प्रोसेस को किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट की प्रेजेंस में। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको सिंपलर कंपाउंड में जैसे एसिड, गैसेज और एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इसके दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में, बिवरेजेस में एंड एल्कोहल में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक में हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स उसमें डालिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।